कहाँ गए डैडी? अर्पिता को समय की तरफ देखते हुए और संजय की बात सुनते हुए ये समझ आया कि उसे घर जाने में बहुत लेट हो रहा था। संजय का फोन कॉल उसे सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो जल्दी से जल्दी घर आए और अनन्या को खाना खाने में साथ दे, क्योंकि अनन्या उसके बिना खाना नहीं खाती थी। हड़बड़ाकर अर्पिता कहने लगी, मिस्टर संजय, मैं आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी। लड़खड़ाते हुए वो किसी तरह थीम पार्क की एग्जिट गेट पर पहुंची। बहुत मुश्किल से भीड़ से निकलते हुए उसने टैक्सी को रोका और मित्तल हाउस के लिए निकल गई। मोबाइल फोन से फोन के कटने की आवाज आने लगी। संजय ने अपना फोन रखते हुए अपनी आईब्रो कस ली। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसका फोन काटने की? कहाँ थी वो? पीछे से आने वाली आवाज भी सही नहीं लग रही थी। वो दोपहर में भी ऑफिस में नहीं थी। संजय अपना मुंह अजीब तरीके से खोलते हुए पूछने लगा। असिस्टेंट जल्दी में समझाते हुए कहने लगा, सुपरवाइजर अर्पिता ने बाहर ऑफिस के काम से जाने के लिए एप्लीकेशन दी थी। बस बात इतनी है कि किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ गई थी। मैंने ये भी बात कंफर्म करने की कोशिश की कि कायरा को कोई इवेंट तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि मुझे उसके पर्सनल शेड्यूल के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि वो महान संजय मित्तल का पर्सनल असिस्टेंट था, लेकिन धीरे धीरे वो अर्पिता के पर्सनल अटेंडेंट में बदलते जा रहा था। उसे हर रोज अर्पिता के पर्सनल और प्रोफेशनल कामों की खबर रखनी होती थी। अगर गलती से भी संजय उससे कभी पूछ ले तो ऑफिस में नहीं थी। क्या वो फिर से कायरा को ढूंढने के लिए बाहर गई थी? संजय की आंखों में गहरी सोच की किरणें नजर आने लगी। वो सोफे के पास जाकर बैठ उसने एक फाइनेंस मैगजीन निकाली और उसे कुछ देर तक पढ़ने लगा। हालांकि पूरे समय उसका ध्यान कहीं और था। उसकी नजर बार बार उसी कलाई पर बंधी वॉच की ओर जा रही थी। आधा घंटा जल्दी खत्म होने वाला था। अगले ही पल दरवाजे से उसे किसी की पानी की आवाज सुनाई दी। वो अर्पिता थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसके घुटनों के साथ कुछ तो गलत है। उसके चलने का ढंग बहुत अजीब नजर आ रहा था और वो आगे की तरफ झुकते जा रही थी। संजय ने मैगजीन को कॉफी टेबल पर फेंका और अर्पिता की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे पूछने लगा, तुम्हारे घुटनों में क्या हुआ? अर्पिता ने उसकी ओर देखा और उसे कहने लगी, कुछ नहीं। अर्पिता ने सोच कर रखा था कि वो अपने लेट आने की वजह काम का होना बताएगी, लेकिन तभी संजय उसके करीब गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही संजय ने उसे उठाया, उसने हड़बड़ाकर एक ही झटके में संजय के गले को पकड़ लिया। वो संजय की मस्कुलर बॉडी को इतने करीब से महसूस कर पा रही थी। अर्पिता जैसे ही अपने ख्यालों से बाहर आई, उसने अपना सिर उठाया और संजय के हैंडसम चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर वही नॉर्मल एक्सप्रेशन था, पर थोड़ी चिढ़ भी नजर आ रही थी। बहुत से देखकर बता नहीं सकते थे कि क्या वो उससे नाराज था या नहीं। अर्पिता ने फिलहाल कुछ ना बोलना ही ठीक समझा। संजय ने उसे जल्दी से सोफे पर बैठाया। नौकर, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अर्पिता ने जैसे ही सुना कि संजय डॉक्टर को बुलाने की बात कर रहा था, वो उसके शर्ट की स्लीव को खींचते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी चीज से टकरा गई थी और दवाई लगाने पर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और थोड़ी मसाज कर लूंगी तो सुबह तक मेरा पैर भी ठीक हो जाएगा। वो इतनी भी कमजोर नहीं थी कि एक ठोकर लगने से ही उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़े। डर कर कि संजय उसकी बात नहीं मानेगा, अर्पिता अपनी पैंट को ऊपर करते हुए उसे अपनी चोट दिखाते हुए कहने लगी कि वो बिल्कुल ठीक है, ताकि संजय उसकी बात का विश्वास कर ले। अर्पिता की चोट लाल और उसके घुटना सूज चुका था, लेकिन उसकी चोट इतनी सीरियस नजर नहीं आ रही थी। हालांकि जब वो पहली बार टकराई होगी, उसे बहुत दर्द हुआ होगा और इसी वजह से उसे चक्कर भी आया था, लेकिन अब उसे काफी अच्छा लग रहा था। जब संजय ने ये सब सुना तो वो 3 सेकंड तक उसकी ओर अजीब तरीके से देखते रहा। उसके एक्सप्रेशन तभी नॉर्मल हुए जब उसने देखा कि वो अब ठीक है। उसने नौकर को मेडिकल किट लाने को कहा। प्यारी दीदी, अनन्या ने जैसे ही सुना कि अर्पिता घर लौट आई थी, वो तुरंत अपने रूम से बाहर निकलकर अर्पिता की ओर भागते हुए आई। जैसे ही वो अर्पिता के करीब जाने वाली थी, किसी ने उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए उसको रोका। संजय ने अनन्या को धीमे से अपनी गोद में उठाया और उससे कहने लगा, उसे चोट लगी है और फिलहाल वो तुम्हें अपनी गोद में नहीं उठा सकती। अनन्या अर्पिता को देखते हुए सोच में पड़ गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो अर्पिता की ओर कंफ्यूजन में देखने लगी। उसके मासूम चेहरे पर सवाल नजर आ रहे थे। मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? मैं कहाँ हूँ?
वो डैडी कहाँ गए जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे? मैं ठीक हूँ, मेरे घुटने पर सिर्फ छोटी सी चोट आई है। मैं अभी भी अनन्या को गोद में उठा सकती हूँ। अर्पिता ये कहते हुए संजय से अनन्या को अपनी गोद में लेने के लिए खड़ी होने लगी। अगले ही पल अनन्या अर्पिता की गोद में समा गई और फिर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से संजय की ओर देखने लगी। संजय खामोश होकर ये सब देख रहा था। नौकर भी अपने साथ मेडिकल किट ले आया। अर्पिता को तो ख्याल रखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। उसने मेडिकल किट के अंदर की ऑइंटमेंट निकाली और उसे अपनी उंगलियों पर लेकर अपनी चोट पर लगाने लगी। देखो, हो गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने ऑइंटमेंट को वापस मेडिकल किट में रखते हुए खुद की चोट पर हाथ फेरा। वो जैसे ही उठने वाली थी, उसने संजय की धीमी आवाज सुनी। तुम अभी कहाँ थी? अर्पिता संजय की बात सुनकर घबरा गई और उसे सच बताने में हिचकिचाने लगी। क्या तुम फिर से उस कायरा को मिलने गई थी? संजय अर्पिता की ओर देखते हुए पूछने लगा। वो अर्पिता के सामने जाकर सोफे पर बैठ गया। पूरे लिविंग रूम का माहौल अब सीरियस हो चुका था। अगर अर्पिता झूठ बोलने की कोशिश करती तो वो मिनटों में पकड़ लेता। अर्पिता उसकी ओर हैरान होकर देखने लगी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि संजय को पब्लिसिटी डील के बारे में कुछ भी पता होगा। मैंने सुना है कि कायरा सिर्फ बड़े बड़े फैशन शोज ही करती है और वो कभी कोई पब्लिसिटी डील या किसी इवेंट में अपनी मौजूदगी नहीं दिखाती है। हालांकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो ये सब नहीं करना चाहती। शायद कुछ मुश्किलें हैं जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकती। मुझे इसकी तह तक जाना होगा। अर्पिता ने बात को ना घुमाते हुए सीधा पॉइंट पर आकर संजय से बात की, क्योंकि संजय ने पूरी बात अर्पिता के सामने रख दी थी। संजय ने बहुत कम समय में अपना काम बनाया था। जब शुरू में उसने मित्तल कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किया था तो उसने कमर्शियल दुनिया में तूफान ला दिया था। उसका नाम सुनकर सब बौखला जाते थे। कमर्शियल दुनिया का राजा कहलाने के साथ साथ वो मित्तल कॉर्पोरेशन को बहुत कम समय में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर गया था, जिसकी वजह से मित्तल कॉर्पोरेशन दिल्ली शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी। मित्तल कॉर्पोरेशन में एंटर करने से पहले अर्पिता ने संजय के सक्सेसफुल पास्ट के बारे में सब कुछ जान लिया था। अगर संजय उसे कोई भी सलाह देता तो वो उसके बहुत शुक्रगुजार रहती। मैंने उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करने की भी कोशिश की पब्लिसिटी डील के बारे में, लेकिन मैं कायरा से बात नहीं कर पाई। कायरा की बात तो छोड़ो, यहाँ तक कि उसकी मैनेजर भी नहीं मिल रही है। यही बात अर्पिता को नहीं समझ पा रही थी। कोई भी इंसान इतनी बड़ी पैसों की डील को बिना बात किए कैसे रिजेक्ट कर देगा? भले ही कायरा पैसों और पॉपुलैरिटी की चिंता नहीं करती, लेकिन उसके आसपास मौजूद रहने वाले लोगों का तो पैसों की तरफ अलग नजरिया होगा। जब तक उनके सामने इससे भी बड़ी कोई मुश्किल ना खड़ी हो। पहले खाना खाते हैं, संजय ने अनन्या को अपनी गोद में उठाते हुए कहा और फिर वो पलटकर डाइनिंग रूम की ओर जाने लगा। अर्पिता भी अपने ख्यालों से निकलकर उसके पीछे पीछे डाइनिंग रूम में जाने लगी। उसे समझ आ गया था कि संजय को कायरा के बारे में कोई राज पता चल गया है, इसलिए खाने की पूरी समय उसने बहुत अच्छे से बिहेव किया। मिस्टर संजय, ये डिश बहुत अच्छी है, आप और खाइए। और ये रही आपकी फेवरेट भिंडी। सुनिए, क्या सूप बन चुका है? मैं मिस्टर संजय के लिए बाउल में सूप निकाल देती हूँ। जैसे ही संजय ने देखा कि अर्पिता अपना खाना छोड़कर संजय के खाने की चिंता में लगी हुई है, उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से सूप का बाउल उठाया और सूप पीने लगा। मिस्टर संजय, कैसा लगा आपको सूप? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपके लिए एक और बाउल में ये सूप देती हूँ। अर्पिता अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए संजय से कहने लगी। अनन्या चुपचाप अपनी जगह पर बैठे अर्पिता को खाना खाते हुए देख रही थी। अर्पिता ने अपनी प्लेट से रोस्टेड चिकन का एक पीस उठाया। अनन्या उस पीस को खाने के लिए अपनी प्लेट आगे बढ़ाने ही वाली थी कि उसने देखा कि अर्पिता ने उस पीस को संजय की प्लेट में डाल दिया। अर्पिता ने अनन्या की ओर देखा तक नहीं। अनन्या अपना सिर झुकाए निराशा में खाना खाने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि अर्पिता उसे अटेंशन नहीं दे रही थी। प्यारी दीदी अब अनन्या से प्यार नहीं करती।